हेलो फ्रेंड्स, रीट 2022 जिसके आवेदन फॉर्म ऑनलाइन चल रहे हैं। कुछ अभ्यर्थियों को ऑनलाइन फॉर्म भरने में किसी टाइप की कोई टेक्निकल इशू आ रहा हो, किसी की कोई समस्या हो, उसको ध्यान में रखते हुए हम ये एक हेल्प वीडियो बनाने जा रहे हैं। कृपया फॉर्म भरने से पहले इस वीडियो को एक बार अच्छे से देख लें ताकि फॉर्म भरने में आपको कम से कम समय लगे और किसी भी टाइप की कोई समस्या आपके सामने ना आए फॉर्म भरने के लिए। सबसे पहले एक बात याद रखें, कोई भी इंफॉर्मेशन ऑफिशियल वेबसाइट पे दी गई है उसी को ही ऑथेंटिक माने। किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट पर कोई भी जानकारी, कोई भ्रामक जानकारी हो सकती है या कुछ अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स को सेल करने के लिए, नोट्स को सेल करने के लिए कुछ भ्रामक जानकारियां फैलाते रहते हैं। तो कृपया raj.board.rajasthan.gov.in के ऊपर दिए गए ऑफिशियल लिंक के थ्रू जाकर के ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें। किसी भी अनऑथराइज्ड वेबसाइट पर जाकर के अपनी इंफॉर्मेशन शेयर ना करें, क्योंकि आपकी कोई सी भी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन आपके लिए हार्मफुल हो सकती है किसी गलत जगह भी आप शेयर कर देते हैं। तो आओ हम शुरू करते हैं। raj.board.rajasthan.gov.in के ऊपर एक लिंक मिलेगा आपको, रीट 2022 मेन वेबसाइट। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इसका आपको होम पेज मिलेगा। होम पेज के ऊपर मैक्सिमम इंफॉर्मेशन दी गई है। कृपया फॉर्म भरने से पहले दी गई विज्ञप्ति को, नोट्स को, सिलेबस अथवा सैंपल फॉर्म और जो दिए गए एफएक्यू है इसको एक बार सावधानी पूर्वक देख लें। अंतिम तिथि का इंतजार ना करें, क्योंकि अंतिम तिथि आने पर किसी भी टाइप का यदि सर्वर पे लोड रहता है और आप फॉर्म भरने से वंचित रह जाते हैं तो इसकी समस्त जिम्मेदारी अभ्यर्थी की रहेगी। सबसे पहले जैसे आप विज्ञप्ति पढ़ लेते हैं, वीडियो देख लेते हैं या एफएक्यू सैंपल फॉर्म देखने के बाद सबसे पहला काम हर एक कैंडिडेट के लिए करना जो जरूरी है वो है जनरेट चालान फॉर एग्जाम फी। जनरेट चालान फॉर एग्जाम फी पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऑप्शंस खुलेंगे, जिसमें है फॉर्म फॉर लेवल 1, फॉर्म फॉर लेवल 2, फॉर्म फॉर लेवल बोथ 1 and 2। लेवल 1 के लिए यदि आप अप्लाई करते हैं तो इसमें कैंडिडेट का नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और पेमेंट मेथड की आपको ऑनलाइन, ऑफलाइन या किसके ऑनलाइन भी कौन सा बैंक लेना है, आपको मीडियम लेना है, कैश के लिए आपको ई मित्रा लेना, जो भी है। तो ये रजिस्ट्रेशन लेवल 1 के लिए है। लेवल 1 में आपको सीधे सीधा अपनी इंफॉर्मेशन फिल करनी होती है। लेवल 2 के लिए जब आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर दो चीजें आती हैं, क्योंकि रीट 2021 कैंसिल हो गया था तो ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने रीट 2021 के लिए लेवल 2 के लिए फॉर्म भरा था वो कैंडिडेट कहलाएंगे ओल्ड कैंडिडेट, और जो बिल्कुल फ्रेश आ रहे हैं, नए आ रहे हैं, वो न्यू कैंडिडेट कहलाएंगे। क्योंकि एग्जाम कैंसिल हुआ था तो राज्य सरकार के निर्देशानुसार ओल्ड कैंडिडेट से किसी टाइप की कोई फीस नहीं ली जानी है। तो यहाँ पर आकर के कैंडिडेट को लेवल 2 सेलेक्ट करके अपना रीट 2021 का फॉर्म नंबर, रोल नंबर, मदर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। यदि कैंडिडेट पुराने डाटा से मैच हो जाता है तो उसका जो चालान जनरेट होकर आएगा उसके ऊपर फीस एग्जम्प्टेड लिखा हुआ आ जाएगा। और यदि कोई कैंडिडेट न्यू है तो न्यू के केस में जैसे लेवल 1 के लिए था वैसे ही कैंडिडेट को अपना नाम, पिताजी का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर इत्यादि सारी जानकारी भरनी होगी। तो जो कैंडिडेट लेवल 2 के लिए रीट 2021 में अप्लाई कर चुके थे वो रीट 22 के लिए यहाँ से सीधा सीधा अप्लाई कर सकते हैं। अब कुछ परिस्थितियां ऐसी आती हैं कि कैंडिडेट ने
रीट 2021 में लेवल 2 के लिए अप्लाई किया था केवल, अब वो बोथ के लिए अप्लाई करना चाहता है, क्योंकि लेवल 1 की फीस 550 है, लेवल 2 की 550 है और बोथ की 750 रुपये होती है। यदि कोई कैंडिडेट न्यू है और बोथ लेवल लेता है तो 750 रुपये उसको पे करने होते हैं। लेकिन यदि रीट 2021 में वो लेवल 2 के लिए रजिस्टर्ड था, अब बोथ के लिए अप्लाई करना चाहता है, तो उसका क्योंकि 200 रुपये का डिफरेंस था, तो उसके लिए जैसे वो यहाँ जाएंगे, यहाँ जाने के बाद में अगेन उससे भी न्यू और ओल्ड की स्थिति पूछी जाएगी। न्यू है तो 750 का सीधा सीधा चालान बन ही जाएगा, और ओल्ड के केस में वो जैसे ही ये डिटेल अपनी फिल करते हैं, तो यदि वो ऑलरेडी बोथ लेवल का था तो उसका फीस एग्जाम्प्ट लिखा हुआ आ जाएगा। लेकिन यदि रीट 21 में वो लेवल 2 के लिए ही रजिस्टर्ड था, तो यहाँ पर उसका 200 रुपये डिफरेंस का चालान बन के आ जाएगा। कोई कैंडिडेट केवल लेवल 2 के लिए रजिस्टर्ड था, यहाँ बोथ के लिए अप्लाई करेगा, उसका एक बार यदि 200 रुपये का चालान बन गया, तो वो उसको 200 रुपये जमा करवाने ही होंगे यदि उसको फॉर्म भरना है। यदि कोई कैंडिडेट यहाँ आकर के बोथ लेकर के 200 रुपये के चालान बना लेता है, फिर उसके बाद सोचे कि मैं फॉर्म लेवल 2 में जाकर के ओल्ड कैंडिडेट के थ्रू भरना चाहूँ, तो नहीं भर सकता। फॉर एग्जाम्पल कोई एक्स कैंडिडेट है, उसने लेवल 2 के लिए रजिस्ट्रेशन करवा रखा था 2021 में, 2022 में आकर के वो बोथ के लिए अप्लाई कर देता है, उसका 200 रुपये का डिफरेंस का चालान यदि एक बार बन जाता है, तो वो फिर उसको जमा करवाना ही होगा। यदि वो ये सोचे कि मैं लेवल 2 के अंदर आकर के यहाँ से अलग से मैं फॉर्म भर दूं, मेरी फीस नहीं लगेगी, ऐसा नहीं होगा। यदि उस पर्टिकुलर रोल नंबर से एक बार फीस का चालान जनरेट हो गया, तो फिर कैंडिडेट को वो जमा कराना ही होगा। ऐसे में अब कैंडिडेट के पास दो ऑप्शन रहते हैं। यदि वो चाहता है कि मुझे केवल लेवल 2 के लिए अप्लाई करना है और 200 रुपये का उसका चालान बन गया है, तो या तो वो 200 रुपये का चालान जमा कराए, या फिर यहाँ से आकर के न्यू कैंडिडेट के थ्रू वो अपना रजिस्ट्रेशन कर ले। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि ओल्ड कैंडिडेट यदि डिफरेंस अमाउंट का चालान जनरेट कर लेता है, तो फिर उसका रोल बैक नहीं हो पाएगा, उसको 200 रुपये का चालान जमा या तो करवाना ही होगा यदि उसको फॉर्म भरना है। अदरवाइज जो यहाँ से आकर के न्यू कैंडिडेट के थ्रू जाएगा, तो 550 रुपये का उसका फीस उसको जमा करवानी ही पड़ेगी। यहाँ पर वो बिल्कुल न्यू कैंडिडेट बन जाएगा। मतलब यदि आपने चालान जमा नहीं करवाया 200 रुपये वाला, तो अब यहाँ यदि आप आ जाते हैं, तो आपको एज ए फ्रेश कैंडिडेट ट्रीट किया जाएगा और आपको 550 रुपये जमा करा करके फॉर्म भरना होगा। इसलिए फॉर्म भरने से पहले इस चीज को बहुत सावधानी पूर्वक देख लें। यदि आपने 200 रुपये का बोथ लेवल का चालान बना लिया है, तो आप उसे जमा करवाएंगे तो ही आगे बढ़ पाएंगे, अदरवाइज आपको फ्रेश की तरह आकर के यहाँ से फॉर्म भरना होगा। तो आइए हम मान लीजिए हम न्यू कैंडिडेट हैं, न्यू कैंडिडेट में हम जाते हैं, तो यहाँ आपको अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ जो भी आपकी है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। कृपया ये ऐसी इंफॉर्मेशन है, सावधानी पूर्वक भरें, क्योंकि आपकी की वैल्यू होती है, ये बाद में चेंज करने नहीं दी जाती है। तो इसलिए आपका मोबाइल नंबर है, आपका डेट ऑफ बर्थ है, ये चीजें ध्यान से भरें। पेमेंट आपको ऑनलाइन करना है या ऑफलाइन करना है वो आपको देखना होगा। ऑफलाइन ई मित्रा के थ्रू जमा होगा, और ऑनलाइन के लिए दो अलग अलग पेमेंट वे गेटवे दे रखे हैं, आईसीआईसी अथवा HDFC। ये दो अलग अलग गेटवे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप केवल ये दो में अकाउंट होल्डर ही पेमेंट कर सकेंगे। ये गेटवे है, इस गेटवे के अंदर आपको सारे पेमेंट मेथड मिल जाते हैं। आप डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं या आप नेट बैंकिंग किसी भी उसका हुआ आपका किसी भी बैंक का, तो आप पेमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ से किया, यहाँ से जैसे आप सबमिट करेंगे, तो एक चीज ध्यान से रखें, ये आपका चालान जनरेट होकर के आएगा, इसका प्रिंट संभाल के रखें, क्योंकि फ्यूचर में जो फॉर्म भरा जाएगा या कोई भी आपकी इंफॉर्मेशन सर्च की जाएगी, तो इसी एप्लीकेशन नंबर से, चालान नंबर से ढूंढा जाएगा आपको। तो ये चालान नंबर आप संभाल के रखें और इसको प्रिंट करके रख लें।
अब आपके सामने पेमेंट स्लिप बन के आएगी। जैसे आप यहाँ से पे फी पे क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट गेटवे पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। पेमेंट गेटवे पे रिडायरेक्ट होते ही आपके सामने यहाँ पर आप देखेंगे कि डेबिट कार्ड का ऑप्शन है, क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है, नेट बैंकिंग का ऑप्शन है। नेट बैंकिंग में आपके आईसीआईसी का है या फिर अदर बैंक में, आप जितने भी बैंक हैं किसी से भी आप पेमेंट जिसमें भी आपकी नेट बैंकिंग है कर सकते हैं। तो ऑनलाइन फीस जमा कराने के बाद में जैसे ही आप वापस अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर रिडायरेक्ट होकर के आते हैं तो आपको यहाँ पर पेमेंट स्लिप मिल जाएगी। जैसे भी पेमेंट स्टेटस भी पेंडिंग आ रहा है उस केस में आपके सामने सक्सेस का आएगा। अब यदि किसी कैंडिडेट ने पिछली बार लेवल 2 का था 21 में, 22 में उसने लेवल बोथ का भर दिया तो उसका केवल यहाँ 200 रुपए का चालान बनेगा और वो उसको जमा करवाना ही होगा यदि पुराने डाटा से उसको फॉर्म भरना है। तो एक बार उसका अप्लाई हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया तो 200 रुपये उसको जमा करवाने ही पड़ेंगे। नहीं तो फिर फ्रेश की तरह जैसे अभी हमने ये फॉर्म भरा है आप आकर के पूरा फॉर्म भर सकते हैं। तो इस तरीके से इस पेमेंट रिसिप्ट को आप संभाल के रखें। इसके बाद में आपके सामने ऑप्शन जरूरी जो आ जाता है, एक बार आपने पेमेंट कर लिया, पेमेंट करने के बाद आपको पूरा फॉर्म भरना होता है। अब मान लीजिए स्थिति ये बनती है कि हमने पेमेंट तो कर दिया लेकिन हम चालान संभाल के रखना भूल गए, क्योंकि जब आप फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे जाएंगे तो यहाँ पर आपसे चालान नंबर मांगा जाएगा जो आपके पास फॉर एग्जांपल नहीं है। तो आप यहाँ से चलेंगे, फॉरगेट चालान नंबर का ऑप्शन मिलेगा जिसमें आपको कैंडिडेट का नाम, मदर्स नेम, मोबाइल नंबर और कौन से लेवल के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है, कौन से लेवल के लिए चालान जनरेट हुआ है और डेट ऑफ बर्थ ये डाल के जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो आपका जो भी चालान है, जो भी एप्लीकेशन नंबर है वो आपको मिल जाएगा। और उसके बाद में आपके पास चालान नंबर आ गया। अब एक स्थिति यह बनती है कि आपका पेमेंट तो हो गया था बट ऑफिशियल वेबसाइट पर उसको पेंडिंग या फेल बता रहा है। ऐसे में आपके सामने एक ऑप्शन होता है चेक चालान पेमेंट स्टेटस का। आप यहाँ से जो भी आपका चालान नंबर था वो चालान नंबर डालेंगे और जो भी कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर DDMA YY आप सिलेक्ट करके जैसे ही नेक्स्ट करेंगे, यदि वो पेमेंट वास्तव में सक्सेस हुआ है पेमेंट गेटवे तक, क्योंकि मान लीजिए पेमेंट गेटवे के पास ही वो सक्सेस नहीं आया, पेमेंट गेटवे के पास ही वो फेलियर है, तो फिर आपको यहाँ से भी फेलियर ही मिलेगा। और यदि गेटवे के पास सक्सेस आ गया है तो आपको यहाँ से उसकी पेमेंट रिसिप्ट जनरेट होकर आ जाएगी, आपको सक्सेस का स्लिप मिल जाएगी। एक बार सक्सेस पेमेंट होने के बाद ही आप पूरा फॉर्म भर सकते हैं। अब फॉर्म भरने के लिए आप जैसे फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे जाते हैं, यहाँ पर आपसे कुछ डिटेल मांगी जाएगी जिसमें आपका अभी जो चालान नंबर बना था वो, मदर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ। तो जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है उसे सावधानी पूर्वक इसके अंदर हम भरेंगे। फीस जमा कराने के बाद में जैसे ही आप चालान नंबर, मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ डालते हैं तो आपका फॉर्म खुल जाएगा जिसके अंदर नाम, फादर नेम, मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि पुराने डाटा से भरा है तो फ्रीज होकर के आएगी जिसमें आप चेंज नहीं कर सकते हैं। आपको यहाँ पर फॉर्म ध्यान से देखना है। फॉर्म के अंदर कैंडिडेट का जो भी जेंडर है वो आपको लेना होगा। यदि आप फीमेल सिलेक्ट करते हैं तो मैरिटल स्टेटस के अंदर आपको मैरिड, अनमैरिड, डाइवोर्स, विडो जो भी किसी कैंडिडेट का है वो सिलेक्ट करना होगा। और यदि आप मेल कैंडिडेट लेते हैं तो उस केस में मैरिड और अनमैरिड दो ही ऑप्शन आएंगे। तो कृपया ये दोनों ऑप्शंस हैं, सावधानी पूर्वक भरें, क्योंकि रीड 2021 में भी बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ इसी में समस्या हुई थी। कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन भर दी जिसके लिए बाद में करेक्शंस के लिए स्टूडेंट परेशान होते रहे कैंडिडेट। तो इसके लिए आपको इसको बहुत ही सावधानी पूर्वक भरें। जैसे आप यहाँ से फीमेल और मैरिड लेते हैं तो आपको यहाँ पर हस्बैंड नेम लिखना होगा और एक यहाँ पर रिलीजन पूछा जाएगा, जो भी कैंडिडेट का है वो लिखें। और आधार नंबर आपको ध्यान से भरना है और अपना ही भरना है, क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन आपके एप्लीकेशन को किसी भी लेवल पर रिजेक्ट करवा सकती है। इसलिए जो भी इंफॉर्मेशन भरें पूरी सावधानी पूर्वक भरें। इसके बाद में कैंडिडेट की मेन कैटेगरी,
अनरिजर्व्ड है, ईडब्ल्यूएस है, सी एस टी, ओबीसी, एमबीसी, जिसका जो भी है वो लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ से एसटी ले लिया, कैंडिडेट जो भी कैटेगरी ले रहे हैं वो उसका उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, और राजस्थान डोमिसाइल कैंडिडेट को ही रिजर्व कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा। बाकी समय समय पर जो भी सरकार के रिजर्वेशन रूल्स आते हैं वो सारे फॉलो करने ही होते हैं। रिजर्व कैटेगरी का बेनिफिट स्टेट कैंडिडेट्स को ही मिलता है। यहाँ से हमने इसका एसटी ले लिया। एसटी के बाद में मान लीजिए हमने यहाँ पर पूरा एड्रेस भरा। एड्रेस सावधानी पूर्वक भरें क्योंकि ये सर्टिफिकेट के ऊपर भी प्रिंट होता है। हमने यहाँ पर एड्रेस ले लिया, उसके बाद में स्टेट आपकी जो भी है वो सेलेक्ट करेंगे। स्टेट के बाद में हमने डिस्ट्रिक्ट लिया और पिन कोड। यहाँ तक की ये सारी इंफॉर्मेशन आप सावधानी पूर्वक भरें। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो भी कैंडिडेट का है वो लिखेंगे। इसके अलावा अल्टरनेट, अब क्योंकि मोबाइल नंबर हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम ही डलवा लिया था इसलिए वो आप चेंज नहीं कर सकते, वो आपकी की वैल्यू बन जाएगी। बाकी एक अल्टरनेट नंबर यहाँ लिया जा रहा है कि इन केस मोबाइल नंबर आपका ऊपर गलत भरा गया था किसी भी रीजन से, तो आप यहाँ पर एक और ऑप्शन दे सकें। इसके बाद में कुछ और इंफॉर्मेशन मांगी जाती है, जैसे क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, दिव्यांगजन। दिव्यांगजन यदि आप यस करते हैं तो कुछ और ऑप्शंस आपके सामने मिलते हैं। इसमें से यदि किसी कैंडिडेट पर ये दिव्यांगजन का बेनिफिट्स एज पर गवर्नमेंट नॉर्म से ही होता है, कितने % पर इसका बेनिफिट होगा क्या नहीं, ये सब गाइडलाइन के अंदर दे रखा है। तो आपका जो भी इसमें एप्लीकेबल है वो आप ले सकते हैं। यदि इसमें से कुछ नहीं है तो आप यहाँ से अदर ले सकते हैं। नेशनलिटी, इसके बाद में इंपॉर्टेंट आता है यहाँ से आपका क्या आप राजस्थान के मूल निवासी हैं, क्योंकि हमने ऊपर रिजर्वेशन कैटेगरी एसटी ली है। यदि आप यहाँ नो करेंगे तो आप एसटी नहीं ले सकते, उस केस में आपको अनरिजर्व कैटेगरी ही लेनी पड़ेगी। यदि आप यहाँ से हाँ करते हैं तो आपको आपका मूल निवास का जिला बताना होगा, क्योंकि हम एसटी की बात कर रहे हैं। एसटी में एक और होता है टीएसपी और शहरिया। तो उसके लिए आपको जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट करें। वो सेलेक्ट करने के बाद में जो आप सब कैटेगरी की बात कर रहे हैं टीएसपी एंड शहरिया, शहरिया केवल 12 में पाया जाता है, और टीएसपी के लिए कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं और उन डिस्ट्रिक्ट के कुछ तहसील या कुछ डिस्ट्रिक्ट पूरे इसमें आते हैं। तो ये डिस्ट्रिक्ट वो हैं जिसमें टीएसपी पाया जाएगा, और यहाँ पर आपका मूल निवास का जिला और ये दोनों सेम होने चाहिए। यदि मूल निवास का जिला और यहाँ पर आपने गलत अलग अलग ले लिया शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट, तो आप फॉर्म नहीं भर सकते, आपको सही ही सिलेक्ट करना होगा। यदि आपकी कोई पर्टिकुलर तहसील है तो ले लें, अदरवाइज कुछ डिस्ट्रिक्ट में पूरी तहसील इसके अंदर काउंट होती हैं, तो आप ऑल तहसील लेंगे, ऑल विलेज ले लेंगे। और उसके बाद में इम्पोर्टेंट है आपका परीक्षा का केंद्र की वरीयता। ये वरीयता केवल रिकॉर्ड के लिए ली जा रही है। जरूरत पड़ने पर यदि कैपेसिटी नहीं होती है आपके द्वारा के प्रेफरेंस बताए गए प्रेफरेंस में, तो जो भी आगे प्रक्रिया होगी उसके अकॉर्डिंग आपको सेंटर अलॉट किया जाएगा। ये तो केवल एक आइडिया रखने के लिए कि ठीक है बांसवाड़ा, बाड़मेर, जयपुर इतने कैंडिडेट्स दिए जाएंगे और वो प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही देने की संभावनाएं रहती हैं, लेकिन ये इस चीज की कोई गारंटी नहीं होती कि आपके द्वारा बताए गए डिस्ट्रिक्ट में ही सेंटर मिलेगा। ये एक प्रेफरेंस के लिए लिया जाता है। इसके बाद में कैंडिडेट की लैंग्वेज इंग्लिश, और मान लीजिए हमने गुजराती ले ली, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है ये। अब क्योंकि हम लेवल 2 का फॉर्म भर रहे हैं तो लेवल 2 के लिए आपको स्ट्रीम सेलेक्ट करनी होती है, और 2 ही है, मैथमेटिक्स एंड साइंस एंड सोशल स्टडी। तो जो भी आपकी है वो आप यहाँ से लेंगे। ये तो सारी इंफॉर्मेशन वो थी जो आपके सामने आपको भरनी ही है। लेवल 1 के लिए एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन की जरूरत नहीं होती है, बाकी की सारी और एक ये स्ट्रीम, ये 2 चीजों की जरूरत नहीं होती है लेवल 1 के लिए।
बाकी का पूरा फॉर्म एज इट इज जैसा कि अभी हमने इसमें भरा है ऐसे ही भरा जाएगा। ये आपका क्योंकि रीड लेवल 2021 के अकॉर्डिंग भरा है तो उसकी इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाती है। इसके बाद में इंपॉर्टेंट आता है आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन। आपने 10th कहाँ से की है, पासिंग ईयर आपका जो भी है वो आप यहाँ पर लिखेंगे, मैक्सिमम मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स। इसके बाद में 12th आपने जिस भी बोर्ड से की हो उसकी डिटेल आप यहाँ पर भरेंगे। इसके बाद में कुछ कैंडिडेट होते हैं 12th के बाद सीधा बीएसटीसी कर लेते हैं, और कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि बाद में ग्रेजुएशन भी कर लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लेते हैं, बीएड या जो भी जिसकी वो है। तो हमने यहाँ से ग्रेजुएशन की डिटेल मान लीजिए हमने यहाँ पर एमजीएसयू बीकानेर ले लिया, और हमने कहा कि ग्रेजुएशन कब क्लियर की, हमने 2004 के अंदर। 2005 के अंदर हमने क्लियर किया, 2005 के अंदर हमने इसको क्लियर किया, और यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम मार्क्स एंड ऑब्टेन मार्क्स जो भी कैंडिडेट के थे वो लिख दिए। अब मान लीजिए हमने तो पीजी नहीं कर रखा, किसी कैंडिडेट ने पीजी नहीं अटेंड किया है तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर आपको डिटेल भरनी है। यदि कोई कैंडिडेट बोथ लेवल के लिए भर रहा है तो उसके पास बीएसटीसी और बीएड और इक्विवेलेंट दोनों होने चाहिए। लेवल 2 के लिए बीएड होना चाहिए, और लेवल 1 के लिए बीएसटीसी तो कम से कम होना ही चाहिए। ये आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है। अब हम लेवल 2 का भर रहे हैं, तो ऐसे में हमने बीएड की डिटेल यहाँ से भरी, बीएड, एमएड, बीए बीएड या बीएससी बीएड या अदर किसी का जो भी किसी ने कर रखा है वो यहाँ पर भरना होगा। अब कहाँ से क्लियर किया है इसको, वो डिटेल किस यूनिवर्सिटी से किया है, और कौन से ईयर में आपने इसको क्लियर किया है। मान लीजिए 2010 में हमने बीएड का रखा है और मार्क्स हमारे आए थे जो भी है, और उसके परसेंटेज हमारे पास कैलकुलेट होकर के आ जाएगी। तो ये आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है जो ध्यानपूर्वक भरें, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट्स गलती करते हैं और बाद में फिर परेशानी होती रहती है। बार बार करेक्शन करवाने के लिए उनको चक्कर लगाने पड़ते हैं या करेक्शन के लिए परेशान होते रहते हैं। तो कृपया ये इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो बहुत ही ध्यानपूर्वक भरने वाली होती है, क्योंकि बाकी के आपके एक तो जनरल जिसमें नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर, और एक ही क्वालिफिकेशन डिटेल, ये तो 100% एक्यूरेट होनी चाहिए। बाकी का आपका एड्रेस गलत है, एड्रेस में कुछ प्रॉब्लम है, उससे इतना ज्यादा किसी चीज पे फर्क नहीं पड़ता है। कोशिश तो कीजिएगा वो भी 100% सही भरें, लेकिन उसमें मान लीजिए कोई कैंडिडेट एड्रेस में तहसील नहीं लिख पाया या एड्रेस में कहीं पर कुछ करेक्टर में गड़बड़ होगी तो उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन क्योंकि जनरल डिटेल है कैंडिडेट की और एक क्वालिफिकेशन और एकेडमिक डिटेल, तो ये तो बिल्कुल सही ही होनी चाहिए। इसके अभाव में आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है, और फॉर्म के बाद में कल को यदि आपका सिलेक्शन होता है कहीं पे तो वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी आपके साथ समस्या हो सकती है। तो कृपया ये डिटेल सारी बहुत ही ध्यानपूर्वक भरें। उसके बाद में बॉडी आइडेंटिटी मार्क जिसका जो भी है वो लिखेंगे। और इसके बाद में एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि इस बार फोटो सिग्नेचर के अलावा कैंडिडेट का आधार कार्ड और उसकी मार्कशीट, सेकेंडरी सर्टिफिकेट मार्कशीट की जो भी है जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करवाना जरूरी है। तो कैंडिडेट के पास ये प्रॉपर बताइए कि साइज के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट तैयार होने चाहिए। आप यहाँ से जैसे चूज फाइल करेंगे तो चूज फाइल करने के बाद में आपके पास जहां भी कहीं डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं वहां से डॉक्यूमेंट लेकर के आप अपलोड करेंगे। आपने मार्कशीट सेलेक्ट की, चूज फाइल आई, आपकी किसकी बात आ रही है, फोटो के लिए, तो आपको फोटो प्रॉपर दी गई साइज में। यहाँ पर कोशिश कीजिएगा कि फोटो जो है बिल्कुल नई फोटो होनी चाहिए, और मैक्सिमम फोटो के अंदर मैक्सिमम साइज में आपका चेहरा क्लियर दिखना चाहिए। कम से कम भी
फोटो के अंदर 60% फेस क्लियर हो, ताकि फोटो जब आपका एडमिट कार्ड प्रिंट हो तो उस पर ऊपर, और यदि कल को यदि आपका सर्टिफिकेट प्रिंट होता है तो उसके ऊपर सिग्नेचर आपकी फोटो प्रॉपर प्रिंट हो जाए। ऐसे ही सिग्नेचर यहाँ लिखा भी है कि सफेद सादे कागज पर काले बॉल पॉइंट से लिखें, क्योंकि ब्लू पेन से जब हम लिखते हैं और उसको स्कैन करते हैं और स्कैन करने के बाद प्रिंट करते हैं तो उसकी क्वालिटी बहुत पुअर हो जाती है, क्लियर आता नहीं है। तो आप ब्लैक पेन से ही या मार्कर से सिग्नेचर करके ही अपलोड करें। आधार आपको अपलोड करना है। आधार आपके पास स्कैन इमेज फॉर्मेट में होना चाहिए, वो आप यहाँ से स्कैन करके अपलोड करेंगे तो इस तरीके से आपके पास ये इंफॉर्मेशन आ जाएगी। जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है आप भरने के बाद सबसे नीचे सेव एंड सबमिट का बटन है, तो सबमिट एंड सेव पे क्लिक करने से पहले एक बार पूरे फॉर्म को वापस देख लें ताकि कुछ भी छूट ना जाए, कोई भी गलत इंफॉर्मेशन जिसकी वजह से आप बाद में आपको परेशानी हो वो देख लें एक बार। और पूरा फॉर्म भरने के बाद एक बार चेक करने के बाद सबमिट एंड सेव पे क्लिक करें, जिससे आपका फॉर्म प्रॉपर सेव हो जाए। और सेव होने के बाद में उसका प्रिंट आउट निकालना ना भूलें। उसकी पीडीएफ बना करके भी आप संभाल के रख सकते हैं, अपने ईमेल पर ले लीजिएगा, उसको कहीं भी सॉफ्ट में पेन ड्राइव में संभाल के रख लें और उसका प्रिंट आउट भी लेकर के रखें, क्योंकि कभी भी आपसे फॉर्म किसी भी स्टेज पे मांगा जा सकता है, अथवा कल को यदि आपका सिलेक्शन होता है तो वहां पर भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ रीट 2022 का फॉर्म भी मांगा जाएगा। तो उसमें और आपके बाकी डॉक्यूमेंट में यदि वेरिएशन होता है किसी भी चीज में, खासकर क्वालिफिकेशन डिटेल में, तो आपके एलिजिबिलिटी रिजेक्ट हो जाएगी, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ऐसी इन समस्याओं से बचने के लिए कि फॉर्म को सबमिट करने से पहले पूरा एक बार देख लें, फोटो सिग्नेचर आधार कार्ड प्रॉपर साइज में क्लियर फोटो सिग्नेचर अपलोड हो, आपकी बाकी की सारी डिटेल सही सही भरने के बाद इसको सबमिट एंड सेव करें और उसके बाद में उसको संभाल करके अपने पास रख लें। तो इस तरीके से आप एक फॉर्म को पूरे को भर के देख सकते हैं, उसको संभाल के रखें। और किसी भी कंफ्यूजन के लिए वेबसाइट पर दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें और इस वीडियो को एक बार दोबारा देख लें ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। और फिर से हम ये कहेंगे कि किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट पर दी गई इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कोई एक्टिविटी ना करें। कहीं पर भी अपना आधार कार्ड नंबर, आपका रीट 2022 का एप्लीकेशन नंबर या मोबाइल नंबर शेयर ना करें। आपकी किसी भी इंफॉर्मेशन का कोई गलत यूज करता है तो उसके लिए बोर्ड जिम्मेदार नहीं होगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप कृपया बोर्ड की ऑफिशियल साइट पर ही आकर के फॉर्म भरें और उस भरे हुए फॉर्म को आगे की कार्रवाई के लिए संभाल करके रखें। धन्यवाद।